जुलाई 1991 एक प्लेन बॉम्बे एयरपोर्ट से रात के अंधेरे में लंदन के लिए रवाना हो जाता है। उस प्लेन में था 47 टन्स ऑफ गोल्ड, इंडिया का गोल्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड। और वो था क्या? वो थी एक कोलैटरल पेमेंट जो हमें चाहिए था फॉर इमरजेंसी लोन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एकदम फ्लैट ऑन द ग्राउंड आ गई थी। सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स बाकी थे। अगर लोन हमें नहीं मिलता, इंडिया अपना लोन चुका ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स देने के लिए थे ही नहीं। इंडिया का पूरा इंपोर्ट रुक जाता, हमारी इकोनॉमी पूरी डेड हो जाती। लोन हमें मिला, IMF से लोन मिला, वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, लेकिन उन लोन्स के साथ आई बहुत सारी कंडीशंस, और उन कंडीशंस की वजह से इंडिया आने वाले 30 सालों के लिए उस डायरेक्शन में धकेल दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो डायरेक्शन इंडिया के लिए सही थी? क्या इंडिया उस डायरेक्शन में एक्चुअली जाना चाहता था, या फिर वी हैड नो चॉइस? एंड सबसे जरूरी सवाल, क्या उन कंडीशंस की वजह से इंडिया को आज भी ऐसी वॉल हमें रोका हुआ है जो इकोनॉमी को ग्रो करने नहीं दे रही? ये वॉल मैप में दिखती है नहीं, लेकिन डेटा में ये क्लियरली दिखती है। आज की वीडियो आपके लिए आंखें खोल देंगी कि दुनिया का फाइनेंस सिस्टम कैसे चलता है एंड कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रैप किया जाता है। लेट्स गो। अब पहले वो स्टोरी समझते हैं जो हम सब ने स्कूल में बचपन से पढ़ी है। 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन की तरफ एक स्टेप लिया। मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर PV नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बजट में आके बोला कि सर इंडिया को खोलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया, इंडिया के टैरिफ्स कम किए, प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लेके आए। सर इंडिया बदलने लगा। ये स्टोरी बिल्कुल सच है, बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये स्टोरी ना आपको ये नहीं बताती कि क्या लिबरलाइजेशन इंडिया की चॉइस थी या लिबरलाइजेशन इंडिया की मजबूरी थी। IMF से जो हमें लोन मिला था उसकी कंडीशंस थे क्या? इंडियन मार्केट्स को ओपन टू द वर्ल्ड कर दो, टैरिफ्स को कम करो, रूपी को डीवैल्यू करो, पब्लिक स्पेंडिंग हैज टू इंक्रीज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को अब प्राइवेटाइज करो, एंड फॉरेन कैपिटल के लिए लेट इंडिया ओपन अप सो दैट दे कैन गेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या ये कंडीशंस इंडिया की जरूरत थी, या फिर ये कंडीशंस उन लोगों की जरूरत थी who gave the loan to us? और यहीं पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल थ्योरी क्या बोलती है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पोर है बिकॉज उनकी इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, गवर्नेंस कमजोर है, करप्शन बहुत ज्यादा है। और अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज सही पॉलिसीज फॉलो करें, जैसे कि मार्केट्स को फ्री खोल दीजिए, ओपन ट्रेड करिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन रहिए, तो फिर ये कंट्रीज रिच हो जाएंगी। डेवलपमेंट को एक लैडर की तरह दिखाया गया है। सिंपल है कि आप सही पॉलिसी इकोनॉमी में यूज करिए और आपकी इकोनॉमी ऊपर जाने लग जाएगी। अब ये थ्योरी सुनने में बहुत लॉजिकल है और हमें बचपन से यही समझाया गया, बट डेटा इसके साथ अग्री बिल्कुल नहीं करता। और आप चिंता मत करिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो बस एंड तक देखिए। मैं आपको अब ये कंपैरिजन से समझाता हूं और ये कंपैरिजन आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करने वाला है। 1980 में चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग सेम थी। हाँ, चाइना की शायद थोड़ी सी ज्यादा हो, बट वो भी नेग्लिजिबल थी, हम सेम मानते हैं। अब आप दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कंट्रीज कॉलोनियल लेगेसी से बाहर निकल के आ रही थी, दोनों कंट्रीज के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, दोनों कंट्रीज डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, दोनों कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, दोनों कंट्रीज के पास बहुत सारा पोटेंशियल था। सही बात है। लेकिन आज 2024 में चाइना का पर कैपिटा is around 4.5 to 5x more than India. This is a crazy difference. Just think about this. 5x का difference in 40 years. चाइना ने 800 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और इंडिया हमने डेवलप किया है, बट इंडिया ने चाइना के लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस स्केल पे काम हम नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कि चाइना ने अलग क्या किया है? और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना में डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो ये प्रॉब्लम है, तो सर ये आंसर है नहीं। आंसर ये है कि चाइना ने वो सब किया जो डेवलप्ड इकोनॉमीज ने मना किया था, जो वॉशिंगटन की कंसेंसस ने मना किया था। चाइना ने वो हर एक चीज की। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस उनको रखा और स्ट्रॉन्ग किया, कैपिटल कंट्रोल्स गवर्नमेंट ने पूरे रखे, करेंसीज को अंडर वैल्यूड रखा फॉर देयर बेनिफिट। चाइना की जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी, जो बस स्टार्ट हुई थी, उनको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द वेस्ट टू चाइनीज कंपनीज, उसको फोर्स किया गया। अपने देश की इंडस्ट्रीज को अपने देश की करेंसी में और अपने देश के बैंक्स के थ्रू ही गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया। और दूसरी साइड इंडिया ने वो सब किया
जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला था, इंडिया ने वो सब किया जो वॉशिंगटन कंसेंसस ने बोला था। हिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि कौन सही था इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और रिजल्ट्स सर आपके सामने। अब मैं ना आपको एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को उसको पूरा बदल के रख देगा। इसका नाम है किकिंग अवे द लैडर। हाँ, जू चंग, अ कोरियन इकोनॉमिस्ट इन कैम्ब्रिज, उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी डॉक्यूमेंट की जो बिल्कुल सच है, जो डेटा प्रूफ करती है, बट बोलने में ना इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, इट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू से। उन्होंने बताया कि हर वो कंट्री जो आज रिच और सक्सेसफुल है, ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज को एक स्पेसिफिक तरीके से डेवलप किया। उन्होंने अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाया, उन्होंने टैरिफ्स लगाए, इन्होंने सब्सिडीज दी, इन्होंने अपनी कंट्री की कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा के रखा जब तक इनकी कंपनीज खुद स्ट्रांग ना हो जाए। और मैं आपको फैक्ट से प्रूफ कर रहा हूं, ये 19th सेंचुरी में अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश था। अमेरिका के टैरिफ्स सर ब्रिटिश से भी ज्यादा थे। अमेरिकन स्टील, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिकन टेक्सटाइल, सब के सब वर वेरी प्रोटेक्टेड। ब्रिटिश ने अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया। कैसे? उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए और जो इंडिया से कपड़ा आ रहा था उसको रखा बाहर। जर्मनी ने अपनी केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। कैसे? जर्मन गवर्नमेंट ने उनको स्टेट सपोर्ट दिया, ट्रेड पे प्रोटेक्शन दी। जापान की बात करेंगे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद रिबिल्ड करना शुरू किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, डायरेक्ट क्रेडिट से, केयरफुल ट्रेड मैनेजमेंट से। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये डिस्प्यूटेड हिस्ट्री नहीं है सर, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। अब हुआ क्या, अब ये सारी कंट्रीज डेवलप हो गई हैं। अब आप हिपोक्रेसी देखिएगा, इन्हीं सब कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाए जो दूसरी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं इफ दे वांट टू गेट डेवलप्ड, एंड वो रूल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट दे यूज्ड। आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, उन्होंने एक डेवलपिंग कंट्री की इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, उसको इलीगल कर दिया। सर आपको लोन ही नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज को मार्केट डिस्टॉर्शन डिक्लेयर कर दिया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तो एक करप्शन का ही दूसरा नाम दे दिया है। मतलब आप ये सोचिए, उन्होंने वो लैडर यूज किया, ऊपर पहुंच गए, डेवलप हो गए, और फिर ऊपर पहुंच के उन्होंने लैडर ही हटा दी कि कोई और डेवलप ही ना हो पाए। और इंडिया, सर इंडिया 1991 में WTO रूल्स के अंदर आया था, और वो भी कब? जब इंडिया को एग्जैक्टली उन्हीं रूल्स की जरूरत थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सारे प्रोहिबिट कर दिए थे। अब आगे बढ़ के आपको मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं जो इंडिया की इकोनॉमी को ना और बुरी तरह कॉर्नर करती है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स करता है, कौन सी करेंसी में? डॉलर में। इंडिया मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहा है, कौन सी करेंसी में? डॉलर में। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी कौन सी करेंसी में लिया है? डॉलर में। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ज्यादातर कौन सी करेंसी में है? डॉलर में, थ्रू US ट्रेजरी बिल्स। अब ये जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ऑन डॉलर, ये एक सिंपल चीज क्रिएट करती है कि हमारी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अमेरिका के फेडरल रिजर्व के डिसीजंस के अंदर आता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। 2022 की बात करते हैं। इस टाइम पे अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अब इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो इकोनॉमी जनरली क्या करती हैं? बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती हैं सो दैट डिमांड सप्लाई कंट्रोल हो पाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आए। तो 2022 के आसपास अमेरिका ने बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया था। अब इसका रिजल्ट क्या था? इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं तो इंडिया में जो डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं वो लोगों ने बाहर निकाले और दोबारा US में डालने लग गए, बिकॉज वहां ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी करेंसी रुपी है वो वीक हो जाती है, हमारे लिए इंपोर्ट्स वो और महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हमारे लिए और बढ़ जाती है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी फोर्स किया जाता है कि इस चक्कर में उनको भी अपने बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट्स नीचे आता है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन होती है। एंड आप एक बार सोचिए, चाहे इंडिया की इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत हो भी ना, चाहे इंडिया की इकोनॉमी गलती हो भी ना, बट फेड ने डिसीजन लिया है तो हम पे इफेक्ट आएगा। एंड 2022 में एग्जैक्टली यही हुआ था। रुपी उस समय डॉलर के अगेंस्ट ऑल टाइम लो टच कर गया था ऑफ अराउंड 80 रुपीज। हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं सर वो एक्सप्लोड कर गए थे। जो करंट डेफिसिट है हमारे देश का वो बढ़ना शुरू हो गया था। इंडिया ने कुछ भी गलत नहीं किया, हम सही डायरेक्शन जा रहे थे, बट फेडरल रिजर्व ने अपनी इकोनॉमी के लिए डिसीजन लिया क्योंकि US अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उस डिसीजन का कॉस्ट पार्टली हम सब ने चुकाया है बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ गई इस देश में। आप देख रहे हैं
हर चीज कैसे कनेक्टेड है एंड कैसे ये बड़ी इकोनॉमीज पूरी दुनिया को संभालती हैं। 1980s में लैटिन अमेरिका में एक डेट क्राइसिस हुई थी एंड 2022 उसी का इंडियन वर्जन है। उस समय फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स 20% से बढ़ा दिए थे। पूरी लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी सर बर्बाद हो गई थी। उन्होंने कुछ गलत किया था? नहीं, बस एक दिक्कत ये थी उन्होंने रॉन्ग करेंसी में डेट लिया हुआ था और उसमें भी उनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन चाहिए तो वो तो सर डॉलर भी मिलेगा आपको। डॉलर पे डिपेंडेंसी एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है और एक देश की डोमेस्टिक पॉलिसी इसको बदल ही नहीं सकती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए या फिर कोई भी आरबीआई गवर्नर बन जाए, ये जो कंस्ट्रेंट इंडिया पर डॉलर का है ना सर, ये ओवरनाइट हट ही नहीं सकता। और एक एंगल बताऊं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हिट करता है। इंडिया हर साल आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, एनआईटीज से दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मैनेजर्स, बेस्ट साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है बिकॉज इंडियंस बाय नेचर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इंडियन टैक्स पेयर आपके और मेरे पैसों से इन इंस्टीट्यूशंस को फंड किया जाता है जहां पे ये इंस्टीट्यूशंस हमारे ही इंडियंस को ग्रेट स्किल्स और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देती हैं। बट फिर होता क्या है, वो अमेरिका जाते हैं, सिलिकॉन वैली में, लंदन में, टोरंटो में। इंडियन ओरिजिन के सीईओज आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। गूगल में सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला, आईबीएम में अरविंद कृष्णा, अडोब में शांतनु नारायण। ये अचीवमेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि ये टैलेंट इंडिया में क्यों नहीं है? और उसका एक ही आंसर है कि इंडिया में वो इंडस्ट्रीज बनी ही नहीं जो इस टैलेंट को रोक पाए, जो इस टैलेंट के साथ जस्टिस कर पाए। इंडिया ने ओवर द इयर्स एक सर्विसेज इकोनॉमी बिल्ड कर ली है, आईटी से, बीपीओ से, कंसल्टिंग से, विच इज ग्रेट। बट क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है, एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं, कटिंग एज फार्मास्यूटिकल्स या आर&डी की टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस में कुछ हमारी अहमियत है? वो इंडस्ट्री सर है ही नहीं। और ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली तो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूरोपियन मशीनरी ने ऑलमोस्ट पूरा इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया। सर इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने के पहले ही क्रश होना पड़ गया। वी कुड नेवर प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज जैसे डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। और वो इंजीनियर, वो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट जिसने आईआईटी से पढ़ के सोचा था कि वो इंडिया में कुछ करेगा, देश के लिए कुछ करेगा, उसने ये देखा कि उसकी स्किल के लिए अमेरिका जैसे देशों में 5 टाइम्स सैलरी मिल रही है उसको। तो ये उनके लिए इमोशनल चॉइस बनती ही नहीं है कि वो इंडिया में काम करे। एक रैशनल थिंकर यही करेगा जो इन सब ने किया कि जाएं और डेवलप्ड कंट्री में काम करें, उन कंट्रीज को आगे बढ़ाएं। एक इंडियन जो H1B वीजा के लिए खड़ा हुआ है एज ए इंजीनियर, उस लाइन में आपको पता है और कौन खड़ा है? अफ्रीका के अंडर डेवलप्ड देशों से उसी लेवल के इंजीनियर्स। इन दोनों ने सब किया, मेहनत की, पढ़ाई की, फोकस रहे, डिटर्मिन्ड रहे, बट दोनों के देशों में वो फ्यूचर था ही नहीं जो उन दोनों को रोक सके। और रियलिटी ये है कि वो फ्यूचर कभी बनने ही नहीं दिया। एक और एग्जाम्पल जो बहुत कॉन्क्रीट है और अभी भी चल रहा है। अब इंडिया में एक किसान है जो सोयाबीन उगाता है। इंडियन किसान मेहनत करता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, वाटर यूज करता है और उसके बाद अपनी पूरी मेहनत से मार्केट में अपना सोयाबीन बेचने जाता है। ठीक है, अब वहीं पे कंपटीशन किससे है? एक अमेरिकन किसान से, और वो भी सोयाबीन उगा रहा है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अंडर द फार्म बिल अमेरिकन किसान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज दे रखी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक मैसिव सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है इस फार्मर को, जो ग्लोबली इस फार्मर की सोयाबीन की प्राइसेस को कंपैरेटिव बनाता है और वो आर्टिफिशियली कंपैरेटिव बनाता है। अब आप ये सोचिए, जब ये दोनों किसान ग्लोबल मार्केट में आते हैं, एक इंडियन किसान का सोयाबीन कंपीट कर रहा है एक अमेरिकन किसान के सोयाबीन से जो हेविली सब्सिडाइज्ड है। क्या ये कंपटीशन फेयर लग रहा है आपको? रियलिटी ये है सर, इंडियन किसान का कंपटीशन अमेरिकन किसान के साथ है ही नहीं। इंडियन किसान का कंपटीशन है पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, एक कंट्री के साथ। एंड आई वॉन्ट यू टू सी द हिपोक्रेसी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को लार्जली लीगलाइज करके रखा हुआ है, एंड दैट टू कॉम्प्लेक्स लूपहोल्स के थ्रू। और उसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपिंग कंट्रीज की सब्सिडीज को उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में नहीं दिखती हैं, ये एक्चुअल उस इंडियन फार्मर की इनकम में दिखती है। आपको 2020-21 कि फार्म लॉस के प्रोटेस्ट याद है आपको? न्यूज में बहुत आया था, हर जगह फार्म लॉस के प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस पूरे सिनेरियो में एक बहुत बड़ा इशू ये था कि क्या इंडिया को ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहिए। बट किसी ने उस समय ये बात ही नहीं की कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, एंड दैट टू आर्टिफिशियली। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज, उनके लिए सब्सिडीज देना सब अलाउड है। डेवलपिंग कंट्रीज वो देख के देखें सब्सिडीज। इंडियन किसान एक्चुअली एक रिग्ड गेम में खेलता है, और इस गेम के रूल्स लिखने वाले भी वही हैं जो पहले से ही जीत रहे हैं और जीतना ही रहना चाहते हैं। 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, 2022 में आत्मनिर्भर भारत लॉन्च हुआ, 2021 में
कितनी सारी PLI स्कीम्स को लॉन्च किया जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स है। सेमीकंडक्टर्स इंडिया बनाना शुरू कर रहा है, एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाया, डिफेंस एक्सपोर्ट्स वो बढ़ाए। ये सब बहुत रियल अचीवमेंट्स हैं और इसको हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अब आगे बढ़ रहा है एंड वी शुड बी सुपर प्राउड ऑफ इट। लेकिन एक बार ये सवाल पूछिए, इंडिया के लिए इतना मुश्किल क्यों है? जैसे सेमीकंडक्टर्स का केस लेता हूं, इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू किया, लेकिन ASML जो एक डच कंपनी है के पास वो मशीन्स हैं जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए जरूरी हैं। एंड मजे की बात आपको पता है क्या है? ये मशीनरी सिर्फ ASML के पास ही है। एक कंपनी ये पूरी टेक्नोलॉजी लेके बैठी हुई है एंड अमेरिका, जापान, नेदरलैंड्स इन सब देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये मशीन्स चाइना में कभी नहीं जाएंगी। और किस कंट्री को ये मशीन्स जाएंगी ये कंट्रीज बहुत उनको अच्छे से देखती हैं, अपने हिसाब से फिट करती हैं। देन दे डिसाइड कि ये मशीन्स जो ASML के पास है टू क्रिएट एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स किस देश को मिलने वाली है। आप एक बार सोच के देखिए, ये डेवलप्ड कंट्रीज ऊपर पहुंच गई हैं और ये डिसाइड करें कि ऊपर कौन आएगा। आज के दिन इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन है उसके जो चोक पॉइंट्स हैं वो कुछ ही कंट्रीज के हाथों में एंड वो अपने लिए मैनिपुलेट करते हैं। PLI स्कीम्स जो इंडिया में हैं वो इफेक्टिव हो रही हैं अनडाउटेडली। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है, लेकिन ज्यादातर हर एक हाई वैल्यू कंपोनेंट वो अभी भी चाइना और ताइवान से ही लेके आया जा रहा है। इंडिया असेंबल कर रहा है बट इंडिया डिजाइन नहीं करता। इंडिया मैन्युफैक्चर करता है बट इंडिया टेक्नोलॉजी ओन नहीं करता। फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया ऑलरेडी एस्टैब्लिश मॉलिक्यूल्स को सस्ते में यहाँ पे प्रोड्यूस करता है बट नए मॉलिक्यूल ज्यादा R&D करके क्रिएट नहीं करता। ये बोलते ना जो मिडिल इनकम ट्रैप है उसका इंडियन वर्जन है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक सर्टेन लेवल तक तो पहुंच जाती हैं जब तक उनकी लेबर जो वहां काम कर रही है वो चीप है, और जैसे ही ये चीप लेबर का एडवांटेज खत्म हो जाता है वो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। आगे जाने के लिए एक देश को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट मेच्योर होती है जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड रूल्स वही चेंज हो जाते हैं। और एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक रीजन जिसकी वजह से चाइना इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है ना, बिकॉज चाइना में वो टेक्नोलॉजी सप्लाई का चोक होल्ड वो ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया। उनके पास वो टेक्नोलॉजी सप्लाई है, उन्होंने कॉपी करके खुद ही क्रिएट कर लिया और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया। मेक इन इंडिया जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में कितनी बड़ी स्ट्रक्चरल वॉल्स हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखती नहीं है। उन वॉल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन वॉल्स को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये वीडियो में मेरा पर्पस ये नहीं है बताने का कि अमेरिका एक बहुत बड़ा विलेन है, और ना ही ये एस्टैब्लिश करने का कि वेस्ट ने हमारे देश के साथ बहुत बड़ी साजिश की है, और ना ही ये बोलने का कि जो 1991 में लिबरलाइजेशन हुई थी वो गलत थी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना ये दो अलग चीजें होती। 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुई थी उसके फायदे रियल है, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1991 से अभी 10 टाइम्स तक बढ़ गई है। पॉवर्टी हमारे देश में ड्रास्टिकली कम हो गई है, मिडिल क्लास बहुत एक्सपैंड हुआ है। IT इंडस्ट्री हमारे देश में उन्होंने लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट किए हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उसकी वजह से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट ये भी बात सच है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ को एक सीलिंग दे रहे हैं, जो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। एंड ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये काफी हद तक डिजाइंड है नॉट बाय इविल कंट्रीज बट मेड बाय सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट किए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जो ऑब्वियसली अपने फेवर में काम करेगी। अगर इंडिया भी उन डेवलप्ड कंट्रीज की जगह होता, हम भी वैसी एक्ट करते, तो इसमें कुछ सही गलत नहीं है। जब इंडिया भी उनकी जगह होता तो हमारा देश भी अपने ही इंटरेस्ट में काम करता, तो इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। जैसे जब अमेरिका ने 1944 में ब्रेटन वुड्स का सिस्टम डिजाइन किया था, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए किया था, जो एक बहुत रैशनल बिहेवियर है फॉर एनी कंट्री टू डू। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के जब रूल लिखे गए थे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के इंटरेस्ट में ही लिखे गए थे, एंड ये भी एक रैशनल बिहेवियर है। तो प्रॉब्लम ये है नहीं कि दूसरी कंट्रीज बहुत बुरी हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी में जब सारे रूल्स एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं तो बाकी सब कंट्रीज के लिए गेम रिग्ड हो जाता है, चाहे वो अनइंटेंशनल हो या इंटेंशनल हो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम है सर। ये समझना, एंड वो भी बिल्कुल क्लियरली, वो है जो मैं चाहता हूं आप करें। ना ही कोई ब्लेम गेम, ना ही कोई होपलेसनेस, सिर्फ एक क्लियर आई अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ द वर्ल्ड
एक्चुअली वर्क्स। अब एक और प्रैक्टिकल बात जो इस पूरी वीडियो को और कॉन्क्रीट बनाती है कि अगर ये इंडिया पे जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं वो रियल हैं, अगर हमारी इकोनॉमी को ये जो इनविजिबल वॉल्स हैं उनको फेस करना है, तो एक ऑर्डिनरी इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पैसा आप कमा रहे हो सिर्फ कमाना काफी नहीं है, बिकॉज हमारी करेंसी रुपी स्लोली एंड स्टेडली गिरती ही जा रही है और गिरती जाएगी अगेंस्ट द डॉलर। इन्फ्लेशन से वो रियल रिटर्न्स खाती है, और अगर आपका पैसा ज्यादातर एफडी में पार्क्ड है, एफडी में या सिर्फ डेट फंड्स में या सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, तो आप रियल टर्म्स में एक्चुअली पुअरर होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, वही कंपनीज जो इन सब स्ट्रक्चरल फोर्सेस को सर्वाइव कर पाती हैं, जो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल है हर क्वार्टर टू क्वार्टर, जो अपने शेयर होल्डर्स को रियल कैश देती हैं इन द शेप ऑफ डिविडेंड्स, जो वेल्थ क्रिएट करती हैं एंड दैट टू इन कंपाउंडिंग फॉर्म्स ओवर द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, वो कंपनीज इन स्ट्रक्चरल ब्लॉकहेड्स जो इंडियन इकोनॉमी पे लगे हुए हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स, इंटरनेशनल करेंसीज, ग्लोबल वॉलेटिलिटी, इन सब के बावजूद अच्छे रिटर्न देती हैं। डिविडेंड्स देने वाली कंपनीज ना एक बहुत खास चीज प्रूव करती हैं कि उनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि चाहे मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा भी, वो कैश जनरेट करती रहती हैं। और यही एग्जैक्टली वो क्वालिटीज हैं जो ऐसे अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक डिविडेंड इनकम मास्टर क्लास होल्ड कर रहा हूं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें उन कंपनीज को जो आपको कंसिस्टेंट इनकम दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और ये डिविडेंड्स लॉन्ग टर्म में कंपाउंड हो आपकी वेल्थ के साथ, और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करें ताकि जो स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेज है ना उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो तो इस वेबिनार को मिस बिल्कुल मत करिएगा। आई एम गोइंग टू सी यू देयर। जुलाई 1991 में वो जो प्लेन बॉम्बे से रवाना हुआ था टुवर्ड्स लंदन हमारे 47 टन गोल्ड के साथ, वो सारा सोना वापस आ गया। इंडिया ने लोन अपना पूरा चुका दिया, इकोनॉमी हमारी रिकवर कर गई है एंड जेन्युइनली हमारी इकोनॉमी ग्रो की है। लेकिन वो जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है ना, डॉलर डिपेंडेंसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, टेक्नोलॉजी चोक पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, ये अभी भी हैं। और ये किसी मैप पे नहीं दिखते, लेकिन डेटा में दिखते हैं, इनकम में दिखते हैं, ब्रेन ड्रेन में दिखते हैं, रुपये की डिवैल्यूएशन में दिखते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। आई एम द बिगेस्ट ऑप्टिमिस्ट ऑन दिस कंट्रीज ग्रोथ, और इंडिया आगे बढ़ रहा है। और इंडिया के पास जेन्युइनली एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है अगर वो स्ट्रेटेजिक मूव्स ऐसे ही लेता रहे। एंड ये जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है ना, ये तभी हम यूज कर पाएंगे जब हम ऑनेस्टली समझें कि इस पूरा सिस्टम है कैसा और ये काम कैसे करता है, और ये जान के नहीं कि सिस्टम को काम करना कैसे चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। कैसे एक्चुअली काम करता है ये जानना जरूरी है। और अगर इस वीडियो में मैं सक्सेसफुल हो गया ना आपको ये इंडिया के सामने स्ट्रक्चरल इनविजिबल वॉल दिखाने के लिए, तो ये वो वॉल है जो दिखना फिर कभी बंद नहीं होती। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी नई चीज सोचने पे मजबूर की तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए। आई एम होपिंग फॉर 5000 लाइक्स, क्योंकि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो आपको कोई और बताने वाला है ही नहीं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.